मेरा नाम समीर चौहान है। मुंबई में लोग मुझे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन सच यह है कि उस दिन दोपहर में अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। और जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, वह मेरी ज़िंदगी का वह मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदल गया। और अगर आप चाहते हैं कि किस्मत सिर्फ ऊपर बैठकर तमाशा देखता है, तो शायद आप गलत हो। मुंबई की दोपहर हमेशा की तरह आग उबल रही थी। पसलिया चौहान पर ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुक गई थी। मैं अपनी काली चमचमाती कार में बैठा था, सूट बूट में, एसी फुल, लेकिन फिर भी माथे पर पसीना के धारे साफ दिख रही थी। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ इतनी सख्त थी कि उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थी। फोन कान पर था और मेरी आवाज़ खुद मुझे अजीब लग रही थी। मुझे आज शाम तक 51 लाख चाहिए, समझ रहे हो तुम, वरना फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। कॉल कटते ही दिल धड़ाम से नीचे गिरा। कुछ ही लम्हे पहले आई वह कॉल मेरी पूरी दुनिया हिला चुकी थी। तभी मैंने शीशे के बाहर देखा, एक लड़का भिखारी, फटे पुराने कपड़े पहने, झुकी हुई पीठ के साथ, हाथ में एक पुरानी सी कुचैली हुई कटोरी लिए खड़ा था। पता नहीं क्यों उस पर मेरा गुस्सा उसी पर निकल गया। परेशान होकर मैंने उसे धक्का दिया कि हटो यहाँ से। वह लड़खड़ाकर, लेकिन गिरा नहीं। फिर उसने मेरे तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी वह मुस्कान आज भी मुझे बेचैन कर देती है। फिर उसने अपनी उसी कचौली हुई कटोरी से धीरे से एक साफ सुथरी चेक बुक निकाली और बिना कुछ कहे मेरी गाड़ी में खुले शीशे के अंदर फेंक दी। मैंने चेक उठाया और रोकने को कहा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरी सांस अटक गई। 51 लाख रकम वही थी, और साइन वह भी मेरे पापा का था। मेरे पापा जो सालों पहले लापता हो चुके थे, जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। मेरी आंखें उस भिखारी को फिर खोजने लगी, लेकिन वह कोई आम भिखारी नहीं था। और यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन पसलिया चौराहे पर मुझे सिर्फ 51 लाख नहीं मिले थे, मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मिलने वाली थी। फ़ोन की स्क्रीन अब भी रोशन थी। उस पर अखिलेश अग्रवाल का नाम ऐसे चमक रहा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। मैंने कॉल काट दी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। आज शाम 6 बजे तक मुझे 51 लाख चाहिए, वरना कल सुबह अखबार में आपकी फैक्ट्री की नीलामी की खबर होगी और आपकी खानदान रेपुटेशन हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी भारी, ठंडी और बेदर्द आवाज़ अब भी मेरे अंदर गूंज रही थी। 51 लाख आज के दौर में यह रकम बड़ी नहीं मानी जाती, खासकर एक बिजनेसमैन टकून के इकलौते वारिस के लिए। लेकिन यही वह झूठ था जो दुनिया जानती थी। असली सच तो यह था कि मैं कंगाल हो चुका था। पापा के लापता होने के बाद पिछले 6 सालों में मैंने अपने शौक और गलत फैसलों से उस संतुलन को अंदर से खोखला कर दिया था, जिसे उन्होंने खून पसीने से खड़ा किया था। जो दोस्त कभी मेरे इशारों पर खड़ा हो जाते थे, आज आके फेर लेते थे। मार्केट में मेरी रेपुटेशन इतनी गिर चुकी थी कि कोई मेरा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था। उधार देना तो दूर की बात थी। मैं बेबस होकर विंडो से बाहर देखने लगा। ट्रैफिक जमा में गाड़ियां एक दूसरे से सटी हुई खड़ी थी। गर्मी इतनी तेज थी कि सड़क के ऊपर हवा भी लड़खड़ा रही थी। सब कुछ रुका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी इस वक्त ठहर गई थी। और मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आज फैक्ट्री नीलाम हो गई तो मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। ओ माँ जो आज भी उसी उम्मीद पर जिंदा थी कि उनका पति वापस आएगा, अनिल भंटाकर, और आते ही सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन इस नाम के साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी तकलीफ और गुस्सा उमड़ आया। एक ऐसा बाप जो अपने बेटे और पत्नी को अकेला छोड़कर अचानक ही गायब हो गया था। मैं नहीं जानता था कि वह जिंदा है या नहीं। मैं बस इतना जानता कि उनकी गैर मौजूदगी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। और आज उसी टूटन की कीमत मेरी माँ और हमारी फैक्ट्री चुकाने वाली थी। शायद किस्मत को यही मंजूर नहीं था, क्योंकि उसी पल पलासिया चौराहे के
ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जिसका अंदाजा मुझे अभी तक नहीं था। पुलिस लगी थी, प्राइवेट जासूस लगाए गए थे, अखबारों में खबरें छपी थी, लेकिन सब बेकार रहा। पापा को जैसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, किसी को कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे मेरे दिल में यह यकीन बैठ गया कि मेरा बाप मुसीबत से डर कर भाग गया था। वह कमज़ोर इंसान था, एक कायर। अगर वह होता तो आज मुझे इन बेइज्जतियों से गुजारना नहीं पड़ता। अगर वह होता तो अखिलेश अग्रवाल जैसे लोग मुझे फ़ोन पर धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाते। मेरी सोच के इसी भंवर में ट्रैफिक सिग्नल लाल हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 120 सेकंड मेरे लिए सदियों के बराबर लग रहे थे। मैं अपने ही सोच में इतना डूबा हुआ था कि आसपास की दुनिया गायब हो गई थी। तभी अचानक मेरी गाड़ी के खिड़की पर दस्तक हुई और मैं चौंक गया। जब सर झटक कर बाई तरफ देखा तो शीशे के बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। हाथ में एक फटी और मैली बास्केट थी, कई जगह से छिद्र और फटी हुई। शायद कभी सफ़ेद रही होगी, लेकिन अब धूल और मिट्टी से काली पड़ चुकी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें नहीं संवारा। चेहरे पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और एक टांग से वह लंगड़ा रहा था। अगर सामान्य हालत होते तो शायद मैं शीशा थोड़ा सा नीचे करता और उसे 10 का सिक्का दे देता, लेकिन उस वक्त मेरी हालत उस भिखारी से भी बदतर थी। मेरे सर पर नीलामी की तलवार टिकी थी। मेरी दुनिया 2 मिनट में खत्म होने वाली थी। भिखारी ने फिर से शीशे पर दस्तक दी, इस बार जोर से, और बस उसी लम्हे मेरा पारा एकदम हाई हो गया। मैंने गुस्से में शीशा नीचे कर दिया। गर्म हवा का तेज थपेड़ा गाड़ी के अंदर आया, जैसे बाहर की तापीस भी मेरे गुस्से में शामिल हो गई हो। क्या बात है, देख नहीं रहे हो? मैं फ़ोन पर हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं लगभग चीख पड़ा। मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान पर मैं चिल्ला रहा हूँ वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने खड़ा था। और यह कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी। भिखारी के चेहरे पर मेरी चीख का कोई असर नहीं हुआ, ना शर्म ना डर। आम मांगने वालों की तरह बेबसी उसकी आंखें अजीब थी, गहरी लाल डोर से भरी हुई, मुझे अंदर तक झांकती हुई। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी मामूली भिखारी में नहीं हो सकती थी। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, बिना पलक झपकाए। फिर उसने धीरे से कहा, साहब जी, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, बड़ी मुश्किल में हूँ। उसकी आवाज़ में अजीब सी खनक थी, जैसे वह मुझसे भीख नहीं मांग रहा बल्कि किसी रस्म को अदा कर रहा हो। और बस मुझे उसकी यह बात और ज़्यादा चुभ गई और मैं खुद पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। गुस्से से मेरी आवाज़ खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैं लगभग चिल्ला पड़ा, तुम लोगों को मैं क्या दूं? मेरे पास तो खुद को जिंदा रखने के पैसे भी नहीं बचे हैं। यहाँ से चले जाओ। मेरे लहजे में झुलझुलाहट नहीं, नफरत घुली हुई थी। मैंने झट से शीशा ऊपर करने का बटन दबा दिया। कांच धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसी पल भिखारी ने अपनी गर्दन अजीब से कोण में टेढ़ी की और उसके होठों पर एक सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कान फैल गई। न वह मुस्कान ताने की थी, न दया की, बल्कि कुछ ऐसी थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। अगले ही पल उसने फुर्ते से अपनी मैली बास्केट के अंदरूनी जेब से हाथ डाला। शीशा बंद होने ही वाला था, बस करीब 1 इंच की जगह बाकी थी और उसी 1 इंच के फासले से उसने एक मुड़ा तुड़ा कागज गाड़ी के अंदर उछाल दिया। कागज सीधा मेरी गोद में आकर गिरा। मैं सन्न रह गया। भिखारी को रोकने के इरादे से मैंने शीशा पूरी तरह बंद कर दिया। मेरा मन था कि उस कागज को उठाकर मसल दूं और नीचे फेंक दूं। मुझे लगा कोई बेकार सा पर्चा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल मेरे हाथ पूरी तरह कांपने लगेंगे। उस कागज़ पर नज़र पड़ते ही मेरी उंगलियां जकड़ गई। वह कोई मामूली पर्चा नहीं था, वह एक बैंक का चेक था।
पुराना किनारों से मुड़ा हुआ, जगह जगह चिकनाई और गंदगी ने निशान लिए। मैंने उसे कांपते हाथों से सीधा किया और जैसे ही रकम मेरी आंखों के सामने साफ हुई, मेरी सांसें भारी हो गई। अंकों में भी लिखा था 51 लाख और शब्दों में 51 लाख मात्र। मेरी पलकों ने जैसे झपकना ही छोड़ दिया। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा अभी सीना पकड़कर बाहर आ जाएगा। या कोई मजाक तो नहीं? मैं खुद से बुदबुदाया। घबराकर मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई कैमरा या तमाशा तो नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मेरी नज़र चेक के नीचे साइन वाली जगह पर गई और बस वही पल था जब मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। ऐसी एक ठंडी हवा के बावजूद मेरे पीठे पर पसीने का सिहरन उतर आई। वह साइन मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था, बचपन से लेकर जवानी तक अनगिनती बार देखा हुआ। स्कूल की फीस से लेकर ऑफिस की फाइलों तक वही खास अंदाज, वही लय। अनिल भटनागर, मेरे लापता पिता का साइन। मेरा दिमाग सन पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वह भिखारी कौन था? उसके पास मेरे पिता की चेकबुक कैसे आई? और 51 लाख का चेक उनके साइन के साथ उसकी जेब में क्यों था? मैंने फौरन बाहर झांककर देखा। सिग्नल खुल चुकी थी, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लेकिन वह भिखारी कहीं नजर नहीं आया। मैंने झट से गाड़ी साइड में रोकी और लगभग दौड़ते हुए बाहर निकला। फुटपाथ, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों के बीच पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह लड़का भिखारी जैसे हवा में घुल गया हो। ना कोई निशान, ना कोई सुराग। मेरा दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या मेरे पापा जिंदा हैं? क्या वह भिखारी उनका भेजा हुआ आदमी था? या कहीं वह भिखारी मेरे पापा तो नहीं? नहीं, यह मुमकिन नहीं था। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा था। वह मेरा पिता नहीं हो सकता। फिर यह चेक। मैंने दोबारा चेक को देखा। तारीख खाली थी, यानी एक ओपन चेक था जिसके हाथ में वह वही कैश करा सकता था। मेरी उंगलियां अब भी कांप रही थी। 51 लाख, बिल्कुल उतने ही रकम जितनी मुझे आज शाम तक अखिलेश अग्रवाल को देनी थी। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। कोई जरूर था जो मेरी हालत जानता था, मेरी ज़रूरत समझता था और मेरी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक चाल अब शुरू हो चुकी थी। डर की एक ठंडी लहर मेरे रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन उसी डर के बीच उम्मीद की एक हल्की सी लौ भी जल उठी। फैक्ट्री बच सकती थी, माँ का इज्जत बच सकती थी, शायद मेरी जिंदगी भी। सवाल बस एक था, क्या यह चेक असली है? अगर बैंक में जाकर यह फर्जी निकला तो सीधा जेल, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ न कुछ करता तो भी शाम तक सब खत्म था। मैंने फैसला कर लिया, मैं बैंक जाऊंगा। मैंने चेक को फिर ध्यान से देखा। उस पर लिखा था कोटक महिंद्रा बैंक, मेट्रो टावर के पास, एमबी रोड ब्रांच, शहर की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक। नाम पढ़ते ही दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मेट्रो टावर की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर मेरी नज़र बार बार उसी चेक पर टिक जाती थी। कागज़ की हालत बता रही थी कि यह आज का नहीं था, बल्कि काफ़ी समय पहले काटा गया था, जैसे किसी ने इसे बरसों संभाल कर रखा हो। लेकिन साइन की स्याही इतनी पुरानी नहीं लग रही थी। यही बात मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा उलझा रही थी। क्या पापा ने यह चेक हाल में ही साइन किया था? यह सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मेरे पापा अनिल भटनागर एक असूलों वाले और इज्जतदार बिजनेसमैन थे। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया था कि बिना मेहनत का पैसा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। फिर उनका किसी सड़क किनारे बैठे भिखारी से क्या रिश्ता हो सकता है? गाड़ी चलते हुए अनजाने ही अतीत की गलियों में उतर गया। मुझे याद आया कि पापा के अचानक गायब होने से कुछ महीने पहले उनका
मिजाज बदलने लगा था। वह देर रात घर लौटते थे, बातें कम करते थे और अक्सर चुपचाप रहते थे। घर के पिछले हिस्से में बनी अपनी निजी स्टडी में घंटों बाद रहते। कई बार मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अंदर आने को नहीं कहा। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद बिजनेसमैन का दबाव होगा, कोई बड़ी डील होगी, लेकिन अब हर याद एक नए सवाल में बदल चुकी थी। क्या वह किसी गंभीर मुसीबत में फंसे थे? क्या किसी खतरे में घिरे हुए थे? और क्या उन्होंने यह 51 लाख किसी खास मकसद से अलग कर रखे थे? तभी गाड़ी मेट्रो टावर के पास पहुंचने लगी। मेरा दिल अब सीने में तेज तेज धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि बैंक का वह दरवाज़ा मुझे राहत देगा या मेरी ज़िंदगी का अलग सबसे बड़ा झटका, लेकिन इतना तय था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गाड़ी मेट्रो टावर के पास रुक चुकी थी। पुरानी इमारतें के बीच कोटक महिंद्रा बैंक की बिल्डिंग अलग ही ठहरी हुई लग रही थी, मजबूत, शांत और भरोसे से भरी। मैंने गाड़ी पार्क की और भारी कदमों से अंदर चला गया। बैंक के भीतर का माहौल ठंडा और सलाखेदार था। एसी की ठंडी हवा बाहर की जलती दोपहर से बिल्कुल उलट थी। एक गौर ने नमस्ते किया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और अटका हुआ था। मेरी नज़र बस उस चेक पर टिकी थी। मैं सीधे काउंटर की ओर बढ़ा, फिर खुद ही रुक गया। इतनी बड़ी रकम के लिए मैनेजर से मिलना जरूरी था। मैंने चारों तरफ देखा और ब्रांच मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर लगी तख्ती पर लिखा था अनु श्रीवास्तव। मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया और जवाब का इंतजार किए बिना अंदर चला गया। अनु श्रीवास्तव अधेड़ उम्र के गंभीर चेहरे वाले इंसान थे, चश्मे के पीछे किसी फाइल में डूबे हुए। मेरी आहट सुनकर उन्होंने सिर उठाया और मुझे ध्यान से देखा। जी कहिए। मैं उनके सामने खड़ा हो गया। मेरा गला सूख चुका था। बिना कुछ बोले मैंने वह मुड़ा तुड़ा चेक उनके सामने टेबल पर रख दिया। मैं यह चेक कैश करवाना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ में आत्मविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने हल्की हैरानी के साथ चेक उठाया, उसे सीधा किया और जैसे ही रकम पर नज़र गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर उनकी नज़र नीचे साइन पर गई। नाम पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अनिल भटनागर। उनके हाथ से फाइल छूटकर टेबल पर गिर पड़ी। उन्होंने झट से मुझे देखा। अब उनकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि डर और सम्मान का अजीब सा मेल था। आप अनिल साहब के बेटे हैं? उनकी आवाज़ में कपन साफ महसूस हो रहा था। जी, मैं समीर चौहान हूँ, मैंने जवाब दिया। उनका रिएक्शन मेरे लिए समझ से बाहर था। यह चेक आपको कहाँ से मिला? उन्होंने पूछा, लेकिन लहजा शक वाला नहीं, बल्कि बेचैन था। मैं एक पल रुका और फिर झूठ बोल दिया। पापा ने काफ़ी पहले दिया था, आज ज़रूरत पड़ी तो निकाल लाया। मैं जानता था सच बोलता तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। अनुज श्रीवास्तव कुर्सी से उठे, चश्मा उतारकर रुमाल से माथे का पसीना पोंछा, जबकि केबिन में एसी चल रही थी। आप बैठिए, प्लीज़ बैठिए। उनका व्यवहार अचानक पूरी तरह बदल चुका था। मैं अभी कैश का इंतजाम करवाता हूँ। चाय या कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस जल्दी से दीजिए, मैंने साफ कहा। उन्होंने तुरंत इंटरकॉम उठाया। वर्ल्ड से 51 लाख कैश तुरंत मेरे केबिन में भिजवाइए, अर्जेंट। फ़ोन रखते ही उन्होंने फिर से चेक की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी वही अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह सिर्फ एक चेक नहीं देख रहे हों, बल्कि किसी पुराने तूफान की वापसी महसूस कर रहे हों। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिता की कहानी मेरे समझ से कहीं ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक थी। अनु श्रीवास्तव बार बार उस चेक को देख रहे थे, मानो खुद को यकीन दिला रहे हो कि यह सच है। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि सर, हमें उम्मीद नहीं थी कि यह चेक इतनी जल्दी कैश हो जाएगा। फिर वह अचानक रुक गए, जैसे शब्द उनके साथ नहीं चल रहे हों। उनका मतलब अधूरा सा लग रहा था और मेरे दिमाग में सवालों की बारिश और तेज हो गई। आप मेरे पापा को जानते थे? मैंने सीधे पूछ लिया।
क्या उनका अकाउंट यहीं था? अनु श्रीवास्तव ने मुझे घूरती नज़रों से देखा, ऐसी नज़र जिसमें हैरानी भी थी और जैसे कोई पुरानी याद अचानक फिर से जाग उठी हो। अनिल भटनागर का अकाउंट? उन्होंने हल्के से सर हिलाकर स्वीकार किया। जी हाँ, यही था। यह बहुत पुराना अकाउंट है समीर साहब। और ख़ास उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, इस अकाउंट से ट्रांजैक्शन बहुत काम होती थी, लेकिन जब होती थी वह अचानक रुक गए, जैसे कोई राज बताना भूल गए हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, छोड़िए, और अचानक मुझसे सवाल किया, समीर साहब, क्या आप जानते हैं कि इस चेक को प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या है? यह सवाल मेरे कानों में अजीब सा गूंजा। चेक प्रोजेक्ट करने का मतलब पैसे लेना होता है? और क्या? मैंने सपाट लहजे में कहा, हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अनु श्रीवास्तव ने हल्का सिर उठाया। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। कैशियर अंदर आया, हाथों में नोटों की मोटी गड्डियाँ। उसने चुपचाप वहाँ सारी गड्डियाँ टेबल पर रख दी और अनु श्रीवास्तव ने एक नज़र डाली, फिर बिना गिनती किए पूरी रकम मेरे तरफ सरका दी। यह लीजिए सर, 51 लाख। मैं तंग रह गया। ना पहचान पत्र मांगा गया, ना सिस्टम में कोई एंट्री हुई, ना रजिस्टर पर साइन करवाए गए, ना कंप्यूटर में वेरिफिकेशन। ऐसा लग रहा था जैसे यह बैंक नहीं, कोई दरबार हो, और यह साइन उस दरबार की मोहर। मैंने तुरंत पैसे अपने बैग में रख लिए। दिल हल्का हुआ। फैक्ट्री तो बच गई थी, लेकिन दिमाग पर बोझ पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने धन्यवाद कहा और खड़ा हो गया। जब दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से आवाज़ आई, समीर साहब। मैं मुड़ा। अनु श्रीवास्तव अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक गंभीर सच, जैसे वह कुछ ऐसा बताने वाले हों जो मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा बदल देगा। वेलकम टू द फैमिली सर, उन्होंने कहा, लेकिन लहजे में कोई मुबारकबाद नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा ताना। मैं कुछ नहीं बोला, बस पलटा और बाहर निकल गया। बैंक के बाहर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे मैंने रोड का पूरा माहौल बदल चुका हो। धूप तेज थी, लेकिन अब घुटन नहीं, एक चुभन सी थी। मैंने पैसों वाला बैग सरकार कर पकड़ा और गाड़ी में बैठा। सबसे पहले मैंने अखिलेश अग्रवाल के मुंशी को फ़ोन लिया, उन्हें बताया कि मैं रकम लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद सब कुछ मशीन की तरह चलता गया। अखिलेश अग्रवाल के ऑफिस में पैसे पहुँच गए, खामोश नज़रें, और जब मैं वहाँ से निकला तो शाम ढल चुकी थी। मेरे सिर से 51 लाख का बोझ उतर चुका था। फैक्ट्री बच गई थी, लेकिन दिमाग पर अनदेखा डर बैठ गया था। घर लौटते समय मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक काले रंग की गाड़ी। मैंने कई बार रास्ता बदला, कभी गाड़ी तेज की, कभी अचानक धीमी, लेकिन वह काली गाड़ी हर हाल में मुझसे कुछ ही दूरी पर बनी रही। मैं जैसे ही अपने बंगले के गेट के अंदर घुसा, तभी वह गाड़ी आगे बढ़ गई। तब जाकर मेरी सांस थोड़ी सामान्य हुई। घर के अंदर कदम रखते ही मैं अपने आलीशान लेकिन सुनने ड्राइंग रूम में सीधे सोफे पर बैठ गया। घर में सिर्फ मैं और पुराना नौकर था। माँ बहन के यहाँ गई हुई थी। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो कानों से नहीं, सीधा दिल में चुभता है। कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर जेब से मोबाइल निकाला और उस चेक की फ़ोटो खोल ली जो मैंने बैंक में देने से पहले खींच ली थी। वह साइन अनिल भटनागर, मैनेजर के शब्द, वेलकम टू द फैमिली, और वह भिखारी, उसकी आंखें, उसकी अजीब मुस्कान, सब कुछ एक ऐसे जाल का हिस्सा लग रहा था जिसकी गांठ मेरे समझ से बाहर थी। तभी अचानक मुझे पापा की प्राइवेट स्टडी याद आई। उनके लापता होने के बाद पुलिस ने वहां छानबीन की थी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। उसके बाद मैं कभी उधर गया ही नहीं, लेकिन आज दिल कह रहा था कि जवाब वहीं छुपा है। मैं उठा और घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। स्टडी का बंद दरवाज़ा सामने था। अलमारी से चाबियों का गुच्छ निकाला जो सालों से यूं ही पड़ा था।
काफ़ी देर तलाशने के बाद एक जंग लगी पुरानी चाबी हाथ लगी। मैंने उसे ताले में डाला और घुमाया। जब दरवाज़ा के डरावनी आवाज़ के साथ खुल गया, अंदर घुल जमी थी और पुराने कागजों की बासी गंध हवा में तैर रही थी। कमरा अंधेरे में डूबा था। मैंने लैंप जलाया। पीली रोशनी में पूरा कमरा किसी खौफनाक मंजर जैसा लग रहा था। दीवारों पर किताबें की अलमारी थी और बीच में भारी लकड़ी के मेज। मैं धीरे धीरे मेज के पास पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था जैसे 5 साल पहले छोड़ा था। वही पेन, वही फाइलें और वही मोटी सी डायरी। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। यह पापा की निजी डायरी थी। पहला पन्ना खोला तो सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दिन होगा, या फिर एक लाश। मेरे हाथों से डायरी लगभग यह क्या बेहुदम बात है, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। मैंने अलग पन्ना पलटा। वह तारीखें थी और अजीब से हिसाब, लेकिन यह किसी फैक्ट्री या बिजनेसमैन का लेखा जोखा नहीं था। आदर्श 20 करोड़ कोट, सिद्धार्थ मल्होत्रा कैलियर्स 50 लाख, जज की याददाश्त 1 करोड़। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा बाप अनिल भटनागर, जिसने दुनिया एक शरीफ और सच्चा मिल मालिक समझती थी, क्या हुआ? मैं पन्ने पलटता चला गया और हर पन्ने के साथ सच्चाई और डरावनी होती गई। किडनैपिंग, सौदे, शहर के नामी अपराधियों से मुलाकातें। डायरी के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर रखी थी। एक ग्रुप फोटो, बीच में पापा खड़े थे, उनके आसपास कोई खतरनाक चेहरे, और पीछे एक कोने में खड़ा एक नौजवान। मैंने ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर गहरा जख्म था और आंखों में वही खतरनाक चमक। यह वही था, वही सिंगल वाला भिखारी। बस फर्क इतना था कि तस्वीर में वह जवान था और अच्छे कपड़ों में था। अब मुझे समझ आ गया था कि वह कोई आम भिखारी नहीं था, वह पापा के अतीत का हिस्सा था। मेरा सिर घूमने लगा। तभी मुझे मैनेजर अनुज श्रीवास्तव के शब्द याद आए। वेलकम टू द फैमिली। अब समझ में आ रहा था, वह चेक सिर्फ पैसे का जरिया नहीं था, वह उस दुनिया में मेरी एंट्री का पास था जिसमें पापा कभी राज करते थे। वह जगह जो 5 साल से खाली पड़ी थी। अचानक घर का फ़ोन बज उठा। सन्नाटे में फ़ोन की आवाज़ किसी धमाके जैसी लगी। मैंने हिचकिचाते हुए रिसीव उठाया। हेलो। दूसरे तरफ से कुछ पल खामोशी रही, फिर वही भारी आवाज़ खनकती सुनाई दी जो दोपहर को सिंगल पर सुनी थी। कर्ज उतर गया। छोटे मालिक, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो और मेरे पापा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। जवाब आया, मेरा नाम सुशील शेखावत है। उसकी आवाज़ में ठंडी मुस्कान। रिश्ता में उनका साया था और अब तुम्हारा हूँ। नीचे आओ, गाड़ी गेट के पास खड़ी है। मैं कहीं नहीं आ रहा, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। आना तो पड़ेगा समीर चौहान, सुशील ने बड़े आराम से कहा, क्योंकि जिस चेक को तुमने कैश करवाया है वह सिर्फ पैसे नहीं थे, वह एक एग्रीमेंट था। तुमने वह साइन मान लिया। अब फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, खिड़की से बाहर मत झांकना, निशानीबाजी को कोई गलत फहमी हो सकती है। मैंने फ़ोन झटकते हुए फेंक दिया और खिड़की की तरफ भागा। साइड से देखा तो गेट के बाहर वही काली गाड़ी खड़ी थी और उसके साथ 2 और गाड़ियाँ भी थी। गेट के बिल्कुल नीचे स्टडी लाइन के निशानी में वही लड़का, भिखारी सुशील शेखावत, अब बिल्कुल साफ सुथरे काले सूट में, पूरी तरह पोशाक और स्टडी। उसकी नज़रें मेरी खिड़की पर टिकी थी और हाथ हिलाकर संकेत कर रहा था। तभी मुझे समझ आया कि मेरी पूरी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। मैं फैक्ट्री बचाने निकला था, लेकिन बदले में अपनी ही पहचान और आत्मा के कुछ हिस्से को सौंप चुका था। अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, डायरी की पंक्तियों के मुताबिक बादशाह या मौत। और बादशाह बनने के लिए मुझे खुद के निशाने और खून भरे रास्तों पर
चलना होगा। मैंने गहरी सांस ली, डायरी अपने जेब में संभाली और कमरे से बाहर निकल पड़ा। मेरा असली सफर शुरू हो गया था, एक सफ़र जिसमें कोई वापस लौटने का रास्ता नहीं था। मैं अपने घर के गेट के बाहर निकला और दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खड़ी काली गाड़ी और सुशील को देखकर अजीब सी तसल्ली भी हुई। अब मैं अकेला नहीं था, बल्कि उन लोगों के साथ था जो मेरे पापा के काम और रहस्यों के समझते थे। सुशील ने कदम बढ़ाकर बहुत इज्जत से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और मैं चुपचाप अंदर बैठ गया। वह अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठा और गाड़ियाँ धीरे धीरे चल पड़ी, जैसे कोई आम मात्रा हो। हालांकि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र था और भीतर खामोशी और डर का माहौल था। मेरे दिमाग में अनगिनती सवाल दौड़ रहे थे। यह लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और मेरे पापा का असली कारोबार क्या था जिसे उन्होंने इतने सालों तक छुपाया रखा। थोड़ी देर बाद गाड़ी शहर की रोशन सड़कों से निकलकर एक शांत और खाली इलाके की ओर मुड़ी। वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए थे और आबादी बहुत कम थी। मैंने आखिरकार खामोशी तोड़ी और धीरे धीरे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सुशील ने पीछे मुड़कर नरमी से कहा, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपके पापा के कुछ पुराने दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप हमारे मेहमान नहीं बल्कि इस परिवार के मालिक हैं। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, मेरे पापा अगर इतने ताकतवर थे तो उन्होंने खुद को क्यों गायब होना चुना और तुम भिखारी क्यों बने थे? सुशील ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आपके पापा नहीं भागे, उन्होंने खुद को सुरक्षित रखा ताकि दुश्मनों का ध्यान आपसे हट जाए। कारोबार में अगर कोई कमज़ोर देखे तो सब बिखर जाता है। उनके कुछ करीब साथी लालची बन गए थे और आपके नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को छुपाया और मैं भिखारी बनकर आपके पास रहा, हर पल आपकी खबर रखता। सुशील की बातें सुनकर मैं तंग रह गया। वह व्यक्ति जिसे मैं कभी बेवकूफ़ समझता था, असल में अपने बच्चे की सुरक्षा और परिवार की शान के लिए गुमनामी की राह पर चल गया। सुशील ने आगे बताया, वह 51 लाख का चेक सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि वह एक निशानी थी कि अब आप तैयार हैं। और जब आपने वह चेक बैंक में दिया तो उसी पल उन सभी पुराने साथियों को खबर हो गई कि अनिल भटनागर का बेटा अब मैदान में वापस आ गया है। बातें करते करते हमारी गाड़ियाँ एक बड़े और आलीशान घर के गेट के अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ हरियाली थी और कई गार्ड्स खड़े थे, लेकिन उनके हाथों में बंदूक नहीं थी, बल्कि वे आम सिक्योरिटी स्टाफ की तरह खड़े थे। गाड़ी पोर्च में रुकी और मैं बाहर उतरा। सामने एक विशाल हॉल था जिसमें 3 बुजुर्ग सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। उनका लुक देखकर मैं हैरान रह गया। यह कोई गुंडा या अपराधी नहीं, बल्कि बेहद पढ़े लिखे और बिजनेसमैन वाले अंदाज में लग रहे थे, कीमती सूट बूट पहने हुए। जैसे ही मैं अंदर गया, वे तीनों सम्मान के साथ खड़े हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग, जिनका बाल पूरी तरह सफ़ेद थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आगे बढ़े और हाथ मिलाते हुए बोले, वेलकम समीर बेटा, हम लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अनिल का बेटा जिम्मेदारी संभाले। उनका नाम दीपक मित्तल था और बाकी 2 नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा और पवन था। यह तीनों मेरे पापा के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी थे जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। मुझे इस बड़ी कुर्सी पर बैठाया गया जो शायद मेरे लिए पहले से तैयार की गई थी। दीपक साहब ने बात शुरू की, बेटा, तुम्हें लगता है कि हम कोई गलत काम करते हैं या किसी तरह के अपराध में शामिल हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे पापा ने यह ग्रुप इसलिए बनाया था ताकि शहर के बड़े बड़े कारोबार समस्याओं को हल कर सके और जो लोग कानून की पकड़ से बच जाते हैं उन्हें नियंत्रित किया जा सके। यह एक तरह की निजी अदालत थी जहां फैसले होते और फिर उन फैसलों को लागू करने के लिए हमारे पास शक्ति और साधन
दोनों थे। मैं खामोशी से सुनता रहा। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पापा कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे शहर के बड़ी राजनीति और कारोबार चलाने को पीछे से चला रहे थे। जमीनों के कब्जे छुड़ाना ही बड़ी डिस्कस पक्का करना हो या शिकायत के झगड़े सुलझाना हो, सब उनके नेटवर्क के तहत होता था। दीपक साहब ने मेरे सामने एक मोटी फाइल रख दी और कहा, यह पिछले 5 सालों का पूरा हिसाब है। जब तुम्हारे पापा गायब थे, हमने इस पूरे नेटवर्क को संभाला और जो भी फायदा तुम्हारा था उसे अलग रखा। उन्होंने कहा, रकम इतनी अधिक है कि तुम्हारी फैक्ट्री जैसी 10 फैक्ट्री आसानी से खरीदी जा सकती है। मैंने फाइल खोली तो अरबों की डिटेल सामने थी। प्लाजा, जमीनें और कई बैंक अकाउंट। मेरा सिर चकरा गया। 51 लाख के लिए परेशान था, जबकि मेरे पापा मेरे लिए अरबों छोड़कर गए थे। फिर वही सवाल मेरे दिमाग में आया, अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित था तो पापा को छुपाना क्यों पड़ा? मैंने यह सवाल जोर से रख दिया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लम्हों के बाद सिद्धार्थ साहब बोले, देखा बेटा, ताकत एक ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छे इंसान को भी बदल देती है। हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हो गए थे जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने तरीके बदल रहे थे, चाहे इतने लिए उन्हें नियम तोड़ने पड़े या बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाना पड़े। लेकिन तुम्हारे पापा इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी। और क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि किसी का खून बहे और सबसे बढ़कर मुझे कोई आँच आए, इसलिए उन्होंने खुद को इस खेल से अलग कर दिया। वह जानते थे कि अगर वह सामने रहे तो दुश्मनों का पहला निशाना मैं बनूंगा। अब जबकि वह लोग कमज़ोर पड़ चुके थे और ज़्यादातर रास्ते से हटा दिए गए हैं, तो वक्त आ गया है कि मैं आगे आकर उस कुर्सी को संभालूं, क्योंकि उस कुर्सी पर सिर्फ अनिल भटनागर का खून ही बैठे, जिस पर सबको भरोसा हो। मैंने सुशील शेखावत की तरफ देखा, जो दीवार के सामने चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडा भरोसा था। उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे बिना शब्दों के कह रहा है कि यह सब सच है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसी जिम्मेदारियों के जाल में फंस चुका हूँ, जहाँ से निकलने का रास्ता अब बंद हो चुका है। अगर मैं माना करता हूँ तो यह ताकत और दौलत किसी और के हाथ चली जाएगी, शायद ऐसी इंसान के हाथ जो इसे बर्बाद में डाल दे। और अगर मैं हाँ कर देता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी सीधी सादी ज़िंदगी हमेशा के लिए छोड़नी होगी। मैंने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट में ख़त्म कर दिया। मैं जानता था कि मैं भावनाओं से नहीं, दिमाग से फैसले लेने वाला इंसान हूँ। मैंने फाइल बंद की और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन तीनों के तरफ देखते हुए कहा कि मैं यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। मैं अपने पापा की तरह गायब होकर नहीं जीना चाहता। मैं सामने रहकर काम करूँगा। मुझे परछाइयों में जीना पसंद नहीं। दीपक मित्तल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि हमें तुमसे यही उम्मीद थी समीर, कि तुम डरना नहीं बल्कि एक लीडर की तरह बात करोगे। रात काफ़ी हो चुकी थी और वहीं खाने का इंतजाम किया गया। खाने की मेज पर बातचीत चल रही थी, लेकिन मेरी नज़र बार बार सिद्धार्थ मल्होत्रा पर जा रही थी। वह बार बार घड़ी देख रहे थे और उनके माथे पर पसीना था, जबकि कमरे का तमाम बिल्कुल सामान्य था। मेरी छाती इंद्र ने खतरे की घंटी बजा दी। मुझे पापा की डायरी की एक लाइन याद आ गई, मेज पर बैठे दोस्तों से ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि वही सबसे पहले तुम्हारे हाथ काटने की सोचते हैं। मैंने बिना किसी को बताए सुशील शेखावत को इशारा किया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और चुपचाप मेरी हथेली में कागज़ का एक टुकड़ा रख दिया। मैंने जैसे ही उसे पढ़ा, मेरे चेहरे की रंगत बदल गई, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा।
कागज पर लिखा था कि बाहर सिद्धार्थ मल्होत्रा के निजी गार्ड हथियारों के साथ तैनात हैं और बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह कहानी उतनी भी साफ नहीं है जितनी दिखाई जा रही थी। असल खतरा बाहर नहीं बल्कि इसी कमरे में बैठा था। शायद यही वजह थी कि मेरे पापा को गायब होना पड़ा था। यह वही इंसान था जो अब मुझे भी रास्ते से हटाकर सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहता था। मैंने खाना छोड़ दिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ मुस्कुराकर देखा और बहुत ही सम्मान लहजे में पूछा कि सिद्धार्थ अंकल, क्या आपको गर्मी लग रही है? वह अचानक घबरा गए और बोले कि नहीं बेटा, बस उम्र का असर है। मैंने कहा, मुझे तो लग रहा है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक, मित्तल और पवन एक दूसरे के तरफ देखने लगे। मैंने अपनी कुर्सी पीछे सरकाई, खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में कहा कि अब मुझे सब समझ आ रहा है कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। आप चाहते हैं कि मैं इन कागजों पर साइन कर दूँ ताकि सारी जजात आपके नाम हो जाए और फिर मेरा अंजाम भी वही हो जो मेरे बाप के साथ करने का प्लान था। मैंने आगे बहुत शांति से कहा, लेकिन आप यह भूल रहे हैं कि मैं अनिल भटनागर का बेटा हूँ और वह डायरी मैं पढ़ चुका हूँ जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। यह बात मैंने पूरी सच्चाई में नहीं बल्कि एक अंदाजे के तौर पर कही थी, सिर्फ यह देखने के लिए कि सामने बैठे चेहरों पर क्या असर पड़ता है। और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। सिद्धार्थ मल्होत्रा अचानक अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और घमंड साफ झलक रहा था। वह लगभग चिल्लाते हुए बोले, तुम अभी कल के बच्चे हो। तुम्हें क्या पता कि इस संतुलन को खड़ा करने में मेहनत कितनी रातें जागकर और कितना खून पसीना बहाकर मेहनत की है। तुम्हारा बाप असूलों का झंडा उठाकर घूमता था, इसी वजह से उसे हटाना पड़ा। और अगर तुमने भी बिना सवाल किए इन कागजों पर साइन नहीं किए तो बाहर मेरे आदमी खड़े हैं जो तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। दीपक, मित्तल और पवन हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी क्योंकि साफ था कि इस साजिश की भनक उन्हें पहले नहीं थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पल मेरे अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे पूरा भरोसा था कि सुशील शेखावत बाहर कुछ न कुछ इंतजाम कर चुका होगा। उसी भरोसे के साथ मैंने बेहद आराम से सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ देखा और कहा, आप एक बार अपने बाहर खड़े आदमियों को फ़ोन करके पूछ लीजिए कि वह अब भी आपके हुक्म में है या नहीं। सिद्धार्थ ने झुलझुलाहट में फ़ोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा था। दरअसल सुशील शेखावत बाहर जाते ही अपने भरोसेमंद लोगों के साथ बिना गोली चलाए, बिना शोर किए सिद्धार्थ के आदमियों को काबू में कर चुका था। फोन हाथ में लिए ही सिद्धार्थ की ताकत जैसे निचुड़ गई और वह कुर्सी पर चढ़ गए। तभी मैंने मेज पर हल्का सा हाथ मारा और ठंडे लहजे में कहा कि आज के बाद इस ग्रुप का उसूल वही होगा जो मेरे पापा का था। धोखे और गद्दारी की सजा मौत नहीं बल्कि बेइज्जती होगी। मैं आपको मारूंगा नहीं सिद्धार्थ अंकल, बल्कि आपसे वह सब छीन लूंगा जो आपको ताकतवर बनाता है और आपको उसी सड़क पर लाकर खड़ा करूंगा जहां कुछ घंटों पहले मैं खुद खड़ा था। यह मेरी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला था और उसी पल मुझे समझ आ गया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि यही शक्ति पर सही दिमाग चलाने में होती है। दीपक, मित्तल और पवन ने मेरे फैसले का साथ दिया क्योंकि वह भी सिद्धार्थ की बढ़ती लालच और गद्दारी से अंदर ही अंदर परेशान थे, बस डर की वजह से अब तक खामोश थे। उस रात मैंने लालच, धोखे और ताकत के इस खेल को बहुत करीब से और यह भी समझ लिया कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं जा सकता। मुझे इसी कांटों भरे रास्ते को अपने दिमाग और हौसले से फूलों में बदलना होगा। सुशील शेखावत आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि आज आप सच में अपने बाप के बेटे साबित हुए और अब आपको कोई रोक नहीं सकता। वह रात मेरे लिए किसी सीख से कम नहीं थी, जिसने मुझे एक मजबूर इंसान से एक मजबूत
और समझदार आदमी बना दिया था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वही पुरानी धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन आज उसका एहसास अलग था। कल तक मैं कर्ज में डूबा हुआ एक हारा हुआ इंसान था और आज मैं उसी ताकत के बिल्कुल करीब खड़ा था जिसका अंदाज़ा मुझे खुद नहीं था। कमरा वही था, बिस्तर वही थी, लेकिन मैं वह इंसान नहीं रहा जो पिछले रात यह सोया था। हालात अब मुझे नहीं चलने वाले थे, बल्कि हालात मेरी चाल समझने वाले थे। मैंने छत के तरफ देखते हुए लंबी सांस ली, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि यह सब कोई सपना नहीं था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाइए, मैंने कहा। तभी सुशील शेखावत अंदर आया। आज उसके चेहरे पर भिखारी वाली वह मासूमियत बिल्कुल नहीं थी। उसकी जगह एक अजीब सा सुकून था, वैसा सुकून जैसा किसी लंबे और खतरनाक मिशन से लौटे सिपाही के चेहरे पर होता है। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक, उसने कहा। मैंने उसे ध्यान से देखा और पहली बार समझ पाया कि वह सिर्फ मेरा साया नहीं बल्कि मेरी ढाल भी है। सुशील, मैंने शांत आवाज में कहा, आज से मुझे छोटे मालिक मत कहा करो। वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे आप कहें मालिक। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। वही हरियाली, वही घास, वही शांत माहौल, लेकिन अब मुझे साफ दिख रहा था कि यह शांति सिर्फ दिखावे की है। ठीक वैसे जैसे समंदर की ऊपरी शहद जिसके नीचे तूफान सांस ले रहा हो। सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्या हुआ? मैंने बिना पूछे मुड़े पूछा। सुशील ने एक पल रुककर जवाब दिया, जैसे आपने कहा था उनके सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, उनके आदमी हटाए जा चुके हैं और आज दोपहर तक वह उसी सड़क पर होंगे जहां कल आप खड़े थे, जिंदा लेकिन पूरी तरह बेइज्जत। मेरे सीने में कुछ सा खींचा, लेकिन वह दया नहीं था, वह एक सख्त फैसला था जो अब मेरे अंदर जमा हो चुका था। ठीक है, मैंने कहा, यही फर्क होगा मेरे और उनके बीच। मैंने मेज पर रखी वही डायरी उठाई और डायरी जिसने मुझे इस रास्ते पर धकेला था, इस बार मैंने उसे डर के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ खोला। अब हर लाइन मुझे बोझ नहीं बल्कि सीख लग रही थी। अनिल भटनागर ने जैसे हर चाल, हर धोखे और हर रिश्ते को पहले से मेरे लिए खोलकर रख दिया था। अब मुझे समझ आने लगा था कि वह क्यों गायब हुए और क्यों उन्होंने मुझे सीधे इस आग में नहीं उतारा। आज का प्लान क्या है? मैंने पूछा। सुशील ने बिना देर किए जवाब दिया, आज आप पहली बार इस कुर्सी पर बैठकर फैसला लेंगे। 3 फाइलें हैं, एक जमीन के केस की, एक राजनीतिक दबाव से जुड़ी हुई और एक ऐसा मामला जिसे आपके पापा ने खुद मना कर दिया था। मैंने उसके तरफ देखा। क्यों? क्योंकि उसमें एक बेगुनाह फंसा हुआ है, सुशील ने कहा। मैंने डायरी बंद की और बोला, तो वही केस सबसे पहले आएगा। सुशील की आंखों में कुछ चमक उठा, शायद राहत या शायद गर्व। आप बिल्कुल उनके जैसे बोलते हैं, उसने कहा। मैंने हल्की सांस ली और जवाब दिया, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं उनसे बेहतर फैसले लेना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उसी बड़े हॉल में था जहां कल रात मेरी किस्मत का सौदा हुआ था। आज वही कुर्सी मेरे लिए नहीं, मेरी वजह से बड़ी लग रही थी। दीपक मित्तल और पवन सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। आज से मैंने बोलना शुरू किया, यह ग्रुप सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ से चलेगा। यहाँ पैसा जरूर है, लेकिन असूल उससे भी ज़्यादा जरूरी होगी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी मजबूरी की थी। मैं जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। हर मोड़ पर कोई न कोई सिद्धार्थ मिलेगा, हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर रात चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन अब मुझे यह भी साफ समझ आ चुका था कि अगर मैं रुका तो यह सिस्टम फिर गलत हाथों में चला जाएगा। मैं कुर्सी से थोड़ा पीछे टिक गया, जैसे फैसले की शुरुआत कर चुका हूँ और अब उसका वजह भी महसूस होने लगा था। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे माथे पर अंदर कहीं कुछ गर्म सा उबल रहा था। यह डर नहीं था, यह एहसास अब साफ था कि आगे जो भी होगा उसका बोझ और जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी और हर फैसले की कीमत भी मुझे ही
चुकानी पड़ेगी। दीपक मित्तल ने फाइल पर अपनी उंगलियां टिकाई और धीमे लेकिन गहरे स्वर में बोले, तुम्हारे पापा एक बात हमेशा दोहराते थे, किसी भी सौदे से पहले कागज नहीं, आदमी पढ़ो। आज वही सिक्योरिटी तुम्हारे सामने है। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मेरी नज़र फाइल के पन्नों पर नहीं अटकी। खिड़की के बाहर फैले लाइन पर आंखें टिक गई। हरियाली, शांति और सलीका, ऐसा लग रहा था मानो यह कभी कुछ गलत हुआ ही ना हो, जबकि मैं जानता था कि इसी खामोशी के नीचे कितने सच दबे पड़े हैं। पहली दिल कौन सी है? मैंने आखिरकार पूछा। पवन ने जवाब दिया, पोर्ट वाला मामला, वही जिसका जिक्र तुम्हें डायरी में मिला था। 5 साल पहले वह खालीपन है। लोग मान बैठे हैं कि सिस्टम सुस्त हो गया है। अगर तुमने वहाँ कंट्रोल लिया तो पूरा शहर समझ जाएगा कि कुर्सी खाली नहीं है। मैंने सिर तो हिलाया, लेकिन अंदर कहीं एक आकांक्षा अटक गई। अगर मैं वहाँ गया तो क्या वहाँ भी कोई सिद्धार्थ मल्होत्रा मिलेगा, जो सामने दोस्त और पीठ पीछे दुश्मन होगा? सवाल कमरे में ठहर गया। दीपक मित्तल ने लंबी सांस ली और बोले, यही वजह थी कि तुम्हारे पापा हमेशा पर्दे में रहते थे। वह जानते थे कि कुर्सी जितनी ऊंची होती है, वार उतने ही करीब से होते हैं। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। कांच में अपनी परछाई देखी, सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी लेकिन साफ। मैं छिपकर नहीं खोलूंगा, मैंने बिना पलटे कहा। जो हमला करेगा सामने से करेगा। पीछे से वार करने वालों को पहचानने के लिए मुझे वक्त चाहिए, और वही मैं लूँगा। तभी सुशील शेखावत ने पहली बार खुद बोलने की इजाज़त ली। साहब, उसके लिए आपको लोगों के बीच उतरना पड़ेगा। मीटिंग्स, दावतें, मुस्कुराहटों के पीछे छुपे चेहरे देखने होंगे। मैंने उनके तरफ देखा। और मैं आपके साथ रहूँगा, उसने बिना हिचक कहा, जैसे आपके पापा के साथ था। उस एक वाक्य में मुझे भरोसा भी महसूस हुआ और जिम्मेदारी भी। मैंने मेज से फाइल उठाई। वजन हल्का था, लेकिन उसके अंदर बंद दुनिया बेहद भारी। ठीक है, मैंने कहा, आज से कोई फैसला बंद दरवाजों के पीछे नहीं होगा, जो होगा खुलेआम होगा। फिर मैं थोड़ा रुका, जैसे शब्दों को सही जगह दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने आखिरी बार किस पर भरोसा किया था? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दीपक मित्तल और पवन ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल बाद दीपक बोले, यह सवाल तुमने बिल्कुल सही वक्त पर पूछा है। उन्होंने एक छोटा सा लिफाफा मेरे ओर बढ़ाया। तुम्हारे पापा ने गायब होने से पहले, हफ्ता पहले हमें यह दिया था। कहा था, अगर कभी मेरा बेटा यह कुर्सी संभाले तो यह उसे दे देना। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चाबी थी और एक मुड़ा हुआ कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दरवाजे को सब बंद मानते हैं वही सबसे ज़्यादा खुला होता है। मेरी उंगलियां अनायास सख्त हो गई। समझ आ गया कि कहानी का असली हिस्सा अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मेरे पापा सिर्फ दुश्मन छोड़कर नहीं गए थे, वो सवाल छोड़कर गए थे। अब उन सवालों के जवाब ढूंढना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने चाबी को मुट्ठी में भींच लिया। आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं उस दरवाजे तक पहुंचूंगा, सुशील शेखावत ने धीमे से कहा। और तब शायद आपको समझ आएगा कि आपके पापा सिर्फ बादशाह नहीं थे, वह जंग की तैयारी कर रहे थे। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि यह सफ़र संता कुर्सी तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि सच की तह तक जाने का है। और सच अक्सर ताज से ज़्यादा खून, सब्र और अकेलापन मांगता है। मैं वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया, लेकिन मन जानता था कि यह दिन आसान नहीं होगा। गहरी सांस लेते हुए मैं फिर से खड़ा हो गया। खिड़कियों से छानकर आती सूरज की पहली किरणें उजाला नहीं थी, वो एक चुनौती और एक अजीब सी उत्तेजना भी थी। पिछले 5 साल की चुप्पी, पापा की गुमशुदगी, मेरे डर और मेरे सवाल, सब कुछ अब किसी धुत की तरह नहीं, बल्कि साफ आईने की तरह सामने था। सुशील शेखावत मेरे बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में वही शक्ति और वही चौंकानापन था जो मैंने पहली बार खतरे के इशारे पर देखा था। मैंने बाहर नज़र डाली। फैक्ट्री का गेट, जिसे कभी मैं सिर्फ लहजे और
लोहे और क्रिकेट का ढांचा समझता था। अब मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन चुका था। मेरे अंदर का वह लड़का जो कभी हर कदम पर डरता था, अब हर खतरे को तौल रहा था, समझ रहा था। मुझे साफ महसूस हुआ कि यह कहानी सिर्फ दौलत या ताकत की नहीं है। यह पहचान, विरासत और अपने ही शहर से किए गए एक वादे की लड़ाई है। तभी एक अजीब सा सन्नाटा टूटा। फोन की घंटी नहीं बजी, लेकिन मेरे दिमाग में चौताने की आवाज़ गूंज उठी। सुशील ने तुरंत कहा, समीर, अब असली खेल शुरू होने वाला है। मैंने बिना हड़बड़ाहट सांस ली और आगे बढ़ गया। गान में हलचल थी, चेहरे जाने पहचाने थे। जो कभी मेरे खिलाफ खड़े थे, आज उनकी आंखों में हैरानी और डर दोनों साफ दिख रहे थे। पहले मैं शायद पीछे हट जाता, लेकिन आज मैं बस देख रहा था, समझ रहा था। बिना एक शब्द बोले उनकी असलियत मेरे सामने खुलती जा रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही वक्त पर उठाए गए कदम में होती है। जो योजना मैंने मन ही मन बनाई थी, वही अब अपने अंजाम पर थी। गद्दार, लालची और भ्रष्ट लोग अपने ही जाल में फंस चुके थे। अब ना कोई मुझे रोक सकता था, ना डराने की हिम्मत कर सकता था। फैक्ट्री में लौटकर मैंने काम की शुरुआत की, बिल्कुल पहले दिन की तरह। फर्क सिर्फ इतना था कि अब यह जगह एक नए सिस्टम की नींव बन रही थी, जहां सही फैसले, न्याय और अनिल भटनागर की विरासत जिंदा रहने वाली थी। सुशील मेरे साथ था, लेकिन अब वह सिर्फ साथ ही नहीं, मेरी नज़र और मेरी आवाज़ दोनों बन चुका था। पहली बार मुझे समझ आया कि पापा का सपना सिर्फ दौलत या दबादाब नहीं था, बल्कि सही लोगों और सही सोच को तैयार करना था। और शायद अब मैं उसी रास्ते पर खड़ा था। धीरे धीरे शाम ढल गई, धूप की जगह चांदनी ले ली थी और कमरे में ठंडी रोशनी फैल गई। मैंने डायरी फिर से खोली। इस बार हाथ नहीं कांपे और उसमें डर नहीं था, सिर्फ सीख और पापा की सोच थी। यह लाश अब मेरे लिए धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि रास्ता गलत हुआ तो अंजाम तय है। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देखने लगा। अब वह शहर मुझे डराता नहीं था, बल्कि जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मुझे पता था कि आगे कई मुश्किलें आएंगी, कई दुश्मन सामने खड़े होंगे, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका था और जो बचा था वह था समझदारी, हौसला और विरासत का सम्मान। मैं जान गया था कि यह शहर और यह फैक्ट्री सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जो सही रास्ता चुनते हैं। इस पूरी कहानी में मैंने यही सीखा कि असली ताकत बंदूक या पैसों में नहीं होती। असली ताकत उस हिम्मत में होती है जो इंसान अपने फैसलों और सोच में रखता है। अगर इंसान अपने अंदर की ताकत और सही सोच पर भरोसा रखे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उस दिन के बाद समीर चौहान की आंखों से डर हमेशा के लिए उतर चुका था। अब वह ना किसी नाम से घबराता था और ना किसी ताकत से। उसने सीख लिया था कि डर वही हथियार है जिससे लोग आदमी को तोड़ते हैं, और वह हथियार अब उसके खिलाफ बेकार हो चुका था। भरोसे की बात करें तो समीर अब किसी पर आंख बंद के यकीन नहीं करता था। रिश्ते, वादे और मुस्कान उसके बहुत करीब से देख ली थी। अगर किसी इंसान पर उसका भरोसा कायम था तो वह वही था जिसने सबसे बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, वही जो कभी भिखारी के भेष में उसकी परछाई बनकर खड़ा रहा था। सुशील शेखावत सिर्फ उसका साथ ही नहीं रह गया, वह उसकी याददाश्त, उसकी चेतावनी और उसका साया बन चुका था। अब समीर रोज फैक्ट्री के फैसले में उलझा नहीं रहता था। उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपना सिस्टम और अपना साम्राज्य संभाल सीख लिया था और हर शाम वह अपने घर लौटता था। उस घर में जहाँ उसकी माँ की आंखों में अब सुकून था, डर नहीं। माँ के साथ बिताए गए वह पल समीर के लिए किसी भी मीटिंग या डील से ज़्यादा कीमती थे। हाल में ही माँ ने अपने बेटे की शादी भी कर दी थी। समीर अपने पत्नी के साथ एक साधारण लेकिन सच्ची खुशहाली जीवन जी रहा था। उसकी ज़िंदगी में अब दिखावा नहीं, संतुलन था। कभी कभी वह अपनी पत्नी को भी फैक्ट्री ले जाया करता था। लोग अब उसे सिर्फ एक मालिक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह देखते थे। उन हर पलों में
सुशील हमेशा उसके साथ रहता, बिना सवाल किए, बिना शर्त। वक्त बदलता था, हालात बदले थे, लेकिन समीर का एक असूल था। अब वह ना किसी से डरता है और ना ही हर किसी पर भरोसा करता है। उसने समझ लिया था कि असली ताकत अकेले खड़े होने में नहीं, बल्कि सही इंसान के साथ सही वक्त पर खड़े होने में होती है। यही सोच उसे हर दिन मजबूत बनाती रही और यही सोच उसकी कहानी को बाकी कहानियों से अलग बनाती रही। दोस्तों,